हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनआईओएस प्रैक्टिस सेशन का आज हमारा 15th सेशन रहेगा, जिसमें हम शिक्षण अधिगम विधियां एवं उपागम के बारे में डिस्कस करेंगे। वही हमारे एनआईओएस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। इसके साथ साथ हमने एनआईओएस की समरी पहले ही कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर वे वीडियोस भी देख सकते हैं। उनके साथ अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इवन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छठी कक्षा में विज्ञान शिक्षिका सुषमा और भाषा शिक्षिका सोफिया एक ही विषय पौधे पर अलग अलग कक्षा ले रही थी। सुषमा पौधे के भागों का वर्णन और सोफिया पौधे की प्रशंसा कर रही थी। इस समग्र शिक्षण का भाव क्या है? देखिए, अगर विज्ञान की शिक्षिका पौधे के बारे में पढ़ाएगी तो वह पौधे के भागों के बारे में पढ़ाएगी। अगर साइंस टीचर है एक सुषमा, अगर वो प्लांट्स को पढ़ाएगी तो वह पढ़ाएगी पार्ट्स ऑफ प्लांट। और अगर हम सोफिया की बात करें जो कि एक भाषा की शिक्षिका है, तो वह इसके सौंदर्य के बारे में बताएगी, तो वह पौधे की प्रशंसा करेगी। सोफिया वाज प्रेजिंग द प्लांट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक शिक्षण, टाइम टीचिंग, समेकित शिक्षण, इंटीग्रेटेड लर्निंग या टीचिंग कह सकते हैं, सुमेलित शिक्षण, हार्मोनाइज्ड टीचिंग या फिर समुचित शिक्षण, प्रॉपर एजुकेशन। क्या होगा इसका आंसर? जब इस तरह का कोई एक डिस्कशन चल रहा होता है जहां पर एक ही चीज को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा होता है, या एक ही विषय के बारे में सब्जेक्ट के अनुसार अलग प्रकार से डिस्कशन किया जाता है, तो इसे हम सुमेलित शिक्षण कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, समेकित अधिगम का तात्पर्य है। इंटीग्रेटेड लर्निंग मीन्स, इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि समेकित अधिगम का क्या मतलब होगा? यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हार्मोनाइज्ड हुआ था, इसे आप कर लेना इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समेकित अधिगम का क्या तात्पर्य है? इंटीग्रेटेड लर्निंग मीन्स जहां अधिगम शिक्षण समरूप हो, वेयर लर्निंग इज होमोजीनियस। ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर सीखना समरूप हो, शिक्षण समरूप हो। ये भी सही है कि जहाँ पर जो टीचिंग है वे भी आपकी होमोजीनियस होना चाहिए, सभी को एक ही विधि से पढ़ाया जाए। वेयर एवरीवन इज टॉट इन द सेम मेथड, तो सभी को एक ही विधि से पढ़ाना, तो हमारा इंटीग्रेटेड टीचिंग में नहीं आएगा। जहां अंतर्विषयी और बहुविषयी पाठ्यक्रम हो, ये हमारा आ जाएगा, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस हो। तो ए आ जाएगा आपका समेकित अधिगम में, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा। समेकित अधिगम में एक ही विषय को अगर हम कहें तो अलग अलग शिक्षक अलग अलग विधि से पढ़ाएगा, क्योंकि वे अलग अलग विषय के अंतर्गत चीजें आ रही हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो विज्ञान का जो शिक्षक रहेगा वह अलग विधि से पढ़ाएगा, क्योंकि विज्ञान में उसे पौधों के भावों के बारे में पढ़ाना है। जो भाषा का शिक्षक रहेगा वह पौधे को अलग तरीके से पढ़ाएगा, क्योंकि उसे वहां पर पौधे की प्रशंसा के बारे में पढ़ाना है कि पौधे से हमें क्या क्या लाभ है। तो राइट आंसर होगा ए बी एंड डी। ए बी एंड डी है ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इससे पहले हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के लिए एक टेस्ट सीरीज के बारे में। परीक्षा ऐप है जिसको 10 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। आप वहां पर जाकर अपनी मॉक टेस्ट देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको एक डेमो टेस्ट फ्री मिल जाता है, जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं। जब आप डेमो टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस है वे बाइलिंगुअल अवेलेबल है, एंड क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा जब आप बाद में इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जो थी वह थी 299 रुपए की, लेकिन अगर आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हो DMC50 तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, और ये टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी सिर्फ 149 रुपीज में। DSSC PRT का जो जो एग्जाम होता है उसी को देखते हुए टेस्ट सीरीज बनाई है, उसी पैटर्न पर बनाई हुई है जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स होता है। ठीक, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही ये टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको पहले परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है दिल्ली स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट में जाना है। वहां पर जब आप DSSC PRT को चूज करते हो तो वहां पर ऑप्शन होता है डेमो टेस्ट का, आप उसे डेमो टेस्ट को देकर देखिए। टेस्ट जो होंगे लाइव भी होते हैं, और लाइव होने के बाद अगर आप लाइव उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो आप उसे बाद में भी दे सकते हैं। आपको लीडर बोर्ड भी दिखेगा जिसमें आप अपनी रैंक देख सकते हो कि आप कहाँ रैंक कर रहे हो, कितने बच्चों में आपकी रैंक कहाँ है, और इससे आपको कंपटीशन का भी पता चलेगा किस तरह का कंपटीशन है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो कूपन की कोड जरूर यूज कीजिए। कूपन कोड यूज करने पर ही 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। मूव करेंगे
क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, समेकित अधिगम का सिद्धांत आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इज बेस्ड ऑन। अब इंटीग्रेटेड लर्निंग का प्रिंसिपल किस पर आधारित है ये बताना है हमें। विषयगत स्वतंत्रता पर, सब्जेक्ट फ्रीडम पर, व्यवहारिक शिक्षण पर, ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, ऑन स्कूल एनवायरनमेंट एफिलिएशन यानी कि विद्यालय वातावरण संबद्धता पर, या फिर उपरोक्त सभी। अगर हम समेकित अधिगम की बात करें या इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करें तो यह आपके विषय की स्वतंत्रता पर भी होता है कि जो सब्जेक्टिव फ्रीडम कितनी है आपके लिए, कि आप उस सब्जेक्ट को जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से आप पढ़ा सकते हो। प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी ये डिपेंड करती है, और विद्यालय का वातावरण किस तरह का है, वह छात्रों के अनुकूल है या फिर नहीं है, या फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो ये सभी चीज़ों पर आपका समेकित अधिगम का सिद्धांत निर्भर करता है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समेकित अधिगम वाले शिक्षण कार्य में सर्वाधिक जोर निम्नलिखित में से किस पर होता है। इन द टीचिंग वर्क इन्वॉल्विंग इंटीग्रेटेड लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एम्फेसाइज्ड। समेकित अधिगम वाले शिक्षण कार्य में किस पर जोर देंगे, प्रोजेक्ट कार्य पर, प्रदर्शन कार्य, या परफॉर्मेंस, या डिमोन्स्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम्ड कार्य, या फिर परीक्षण यानी कि टेस्ट वर्क पर। अगर हम समेकित टीचिंग की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है वह दिया जाता है प्रोजेक्ट कार्य पर, या फिर बोलेंगे हम इसे प्रोजेक्ट वर्क की तरफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और प्रोजेक्ट कार्य में यह ध्यान रखा जाता है कि जो समस्या दी जा रही है वह सामाजिक समस्या हो, यानी कि बच्चे के दैनिक लाइफ से जुड़ी हुई हो, उसके समाज से जुड़ी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्विषयी, बहुविषयी और बहिर्विषयी जैसी मिश्र संरचनाएं क्रिया संबंध है। मिक्स्ड टीचिंग एक्टिविटीज लाइक इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्रा, एक इंटर है और एक इनर है, तो ये वाली इनर रहेगी आपकी, ठीक है। इनर डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी आर एसोसिएटेड विद, ये किससे जुड़े हुए हैं, समेकित उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच, विद्यार्थी उपागम, स्टूडेंट अप्रोच, अध्यापकीय उपागम, टीचिंग अप्रोच, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं किसके साथ, समेकित उपागम यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखना हो इनके बारे में तो जो 502 वाला टॉपिक है उसकी यूनिट 9 के अंदर मैंने ये सब कुछ करा रखा है, ठीक। 502 का यूनिट 9 है, उसमें आपको मिल जाएगा इन सभी के बारे में डिटेल में। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आ गया हूँ ताकि इससे जुड़े हुए आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे आपके सही हो सके। बहुविषयी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी, अंतर्विषयी को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, और बहिर्विषयी को बोलते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी। अगर हम केंद्रों का संगठन की बात करें तो बहुविषयी में क्या होता है, एक मुख्य थीम के आसपास विषयों के स्तर संगठित किए जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी में अंतर विषयी कौशल तथा अवधारणाएं विषय स्तरों में अंतर्निहित होती हैं। और बहिर्विषय में वास्तविक जीवन और विद्यार्थी प्रश्न होते हैं, बच्चे के क्वेश्चन और जो रियल लाइफ होती है वह बहिर्विषय में आ जाएगी। ज्ञान ग्रहण करने की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति का उत्तम साधन विषयों की संरचना है। सामान्य अवधारणा और कौशलों द्वारा विषय जुड़े रहते हैं। संपूर्ण ज्ञान अंतर संबंधित तथा अंतर आधारित है। एक ही सही उत्तर हो सकता है और एक ही सही होता है। सामाजिक रूप से ज्ञान का सृजन करना है, कई सही उत्तर हो सकते हैं इस केस में, इसमें भी कई सही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान अनिश्चित होता है। विषयों की भूमिका के बारे में बात करें तो विषय की विधियां सबसे महत्वपूर्ण है कि किस विधि में पढ़ाया जा रहा है। विषयों में स्पष्ट अवधारणा तथा कौशलों का शिक्षण किया जाता है। इसमें भी अंतर्विषयी कौशल और अवधारणाओं पर बल दिया जाता है। इसमें वास्तविक जीवन के संदर्भों पर बल दिया जाएगा बहिर्विषय में, और यदि चाहें तो विषयों की पहचान भी इसमें आ सकती है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षकों की भूमिका बहुविषयी में सहायक और विशेषज्ञ की होती है। अंतर्विषय में भी सहायक और विशेषज्ञ की होती है। बहिर्विषय में से आयोजक और सह शिक्षार्थी की होती है। तो यहाँ पर शिक्षक सह शिक्षार्थी होता है ट्रांस डिसिप्लिनरी में। प्रारंभ स्थान की बात करें तो विषयों के स्तर तथा विधियां, अंतर्विषयी संबंध जानो करो और बनो, इस तरह से प्रारंभ किया जाता है। विद्यार्थियों के प्रश्नों से इसे प्रारंभ करेंगे और वास्तविक जगत संदर्भ से प्रारंभ करेंगे। समेकन का अंश इसमें कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। ये रूपावली प्रतिरूप होता है, यानी रूप पर निर्भर करता है। मूल्यांकन इसमें विषय आधारित होगा। इसमें अंतर्विषयी कौशल और अवधारणाओं पर बल होगा। इसमें अंतर्विषयी कौशल और अवधारणाओं पर बल होगा। इन दोनों में ही अंतर्विषयी कौशल और अवधारणाओं पर बल रहेगा मूल्यांकन के लिए।
अब आते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। एक पाठ को ऐतिहासिक गणितीय ऐतिहासिक विषय के विज्ञान भाषाई एवं भौगोलिक आलोक में व्याख्या कर पढ़ाना किस उपागम की मुख्य विशेषता है? अंतर्विषयी, बहुविषयी, अंतर्विषयी या फिर बहिर्विषयी, बताइएगा। देखिए एक पार्ट है, उसे गणित, इतिहास, विज्ञान, भाषा इन सबसे मिलाकर पढ़ाना है, तो इसे हम बोलेंगे बहुविषयी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें एक ही पार्ट को अलग अलग विषयों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंतर विषयक समेकन का अर्थ है। इंटर सब्जेक्ट इंटीग्रेशन मीन विज्ञान से समाज विषय सम्मेलन, सोशल इंटीग्रेशन विद साइंस, पाठ्य क्रिया से पाठ्य सहगामी क्रिया का सम्मेलन, करिकुलम टू कोर्स कंटेंट एक्शन इंटीग्रेशन, सिद्धांत से व्यवहार का समेकन, इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिकल या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर हम बात करें इसमें अंतर विषय समेकन में, तो इसमें इन तीन चीजों पर ही बल दिया जाता है। मीन्स साइंस और सोशल, साइंस और सोशल यानी साइंस को समाज से जोड़ना, पाठ्य क्रिया के साथ साथ पाठ्य के साथ कौन कौन सी क्रियाएं चल सकती हैं वह, और जो आपके थ्योरीज हैं थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ना, तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सीखे गए सामान्य ज्ञान को कौशल व दक्षता से प्रमाणित करना कहलाता है। प्रूविंग द जनरल नॉलेज लर्नड बाय स्किल एंड कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसे? अंतर विषयी प्रक्रिया, बहुविषयी प्रक्रिया, बहिर्विषयी प्रक्रिया या फिर अंतः विषयी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? देखिए ज्ञान को कौशल व दक्षता से प्रमाणित करना, सामान्य ज्ञान को कौशल व दक्षता से प्रमाणित करना, ये आपका आता है अंतर विषयी प्रक्रिया से के अंदर, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस के अंदर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। अधिगम में विषय और शिक्षण विधियां निम्नलिखित में से किस समेकित उपागम की विशेषताएं हैं? सब्जेक्ट एंड टीचिंग मेथड्स इन लर्निंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखिए टीचिंग मेथड जो होती हैं ये आपकी जुड़ी हुई रहेंगी बहुविषयी उपागम से, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से। तो ये राइट आंसर रहेगा। देखो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता देता हूँ। शिक्षण विधियां ये देखो, ये लिखा है बहुविषयी और ये लिखा है विषय की विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो जो बहुविधि विषय की विधियां होती है वह बहुविषयी उपागम से जुड़ी हुई होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुविषयी और अंतर्विषयी समेकन सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है। द रोल ऑफ द टीचर इन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन थ्योरी इज टू। अब शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी? सहायक विशेषज्ञ की, मार्गदर्शक परामर्शी की, सहस्वामी सहकर्मी की या फिर उपरोक्त सभी की। सहस्वामी सहकर्मी की तो नहीं होती है, मार्गदर्शक परामर्शी की भी नहीं होती। शिक्षक की विशेषता होती है यहाँ पर, शिक्षक का रोल होता है असिस्टेंट एंड स्पेशलिस्ट, सहायक और विशेषज्ञ। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले जाकर बता देता हूँ कि किस तरह से आंसर सही है। ये देखो, सहायक और विशेषज्ञ, बहुविषयी और अंतर्विषय में शिक्षक का जो रोल होता है वह सहायक और विशेषज्ञ का होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कक्षा में अरुणि की कथा का उदाहरण देकर समेकित शिक्षण पर परिचायक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? Which one of the following is an example of integrated learning in the classroom by giving example of अरुणि's story? अरुणि की कथा हम सभी को पता है, उसमें क्या होता है? वर्षा का मौसम होता है जिसे पर्यावरण से जोड़ दिया, वहां पर खेत होता है और जल का मापन, इसे गणित से जोड़ दिया, और कहानी वर्णन और लेखन इसे साहित्य से जोड़ दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, उसमें पर्यावरण भी आ जाएगा, गणित भी आ जाएगा और साहित्य भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। विद्यार्थी के कक्षागत पढ़ाई का वास्तविक जीवन से समेकन निम्नलिखित में से किस समेकित उपागम का प्रमुख उद्देश्य है? इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्लासरूम लर्निंग विथ रियल लाइफ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड अप्रोच। बताइए। अंतर विषयी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी, बहिर्विषयी एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर इसे हम बोलते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी, अंतर विषयी या बहिर्विषयी या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा राइट आंसर? देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें वास्तविक जीवन से समेकन के बारे में, तो मैं आपको दोबारा से उसी स्लाइड पे लेकर चलता हूँ।
ये देखिए वास्तविक जगत से कौन सा आता है आपका, ट्रांस डिसिप्लिनरी आता है। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी वाला। बहिर्विषयी, अच्छा इसमें ऑप्शन में दिया नहीं, देखते हैं, ये कुछ एरर हो सकता है आपका, ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर या ट्रांस डिसिप्लिनरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी है। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक जीवन से इसी को जोड़ते हैं। इसमें रा पूरा बना दें या इसके ऊपर रा लगा दें, बात एक ही है। 13 है, बहिर्विषयी समेकन में विषय क्षेत्र से बाहर जाकर अधिगम प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक क्या होगा। इन एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी या ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन गोइंग आउटसाइड द सब्जेक्ट एरिया इज मोस्ट हेल्पफुल इन अचीविंग लर्निंग। लर्निंग में क्या अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए पाठ्य क्रियाएं जो रहेंगी वह तो सहायता करेंगे ही कि आप विषय से बाहर जा सको, क्योंकि उसमें बता देंगे कि क्या टॉपिक है और इससे बाहर कैसे जाया जा सकता है। पाठ्य से आगामी क्रिया भी इसमें रोल प्ले करेंगी और पाठ्य के अलावा जो क्रिया होती हैं वह भी रोल प्ले करेंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोग एवं चित्रों, डायग्राम, उदाहरण एवं क्रियात्मक अधिगम का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है। एक्सपेरिमेंट्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्शन लर्निंग आर डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, चित्र, डायग्राम, उदाहरण वगैरह ये सब कुछ। तो ये सारे आपके बहिर्विषयी में भी आ जाते हैं, अंतर विषय में भी आ जाते हैं और अंतः विषयक में भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किसे विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में कक्षा 4 एवं 5 स्तर पर समेकित किया गया है। देखिए क्लास 4th एंड 5th की बात करें, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमारा आया था कि हम बात करते इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में, ताकि चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाकर ही सिखा दिया जाए। तो क्लास 4th एंड 5th में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे अलग से विषय नहीं होते, इन्हें इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जाता है, किसके साथ, पर्यावरण अध्ययन के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन समेकित सिलेबस का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सिलेबस। अब इंटीग्रेटेड सिलेबस किस प्रकार का होना चाहिए। एक विषय को विभिन्न कौशलों से संयोजन, ये बिल्कुल ठीक है कि आपका एक सब्जेक्ट डिफरेंट स्किल्स के साथ जुड़ा हुआ हो। विभिन्न धारणाओं को कौशलों के साथ समन्वित संयोजन, ये भी हो जाएगा। बहुत सारी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और स्किल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको स्किल्स के साथ जोड़ना है। विषयतर धारणाओं एवं कौशलों का संयोजन, ये भी ठीक है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं और जो स्किल्स हैं उन्हें भी आप जोड़ सको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक ही विषय की अवधारणा और विषय कौशलों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधार बनाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट एंड डिफरेंट स्किल फॉर्म द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए कॉन्सेप्ट तो आपका एक ही है, लेकिन जो स्किल्स हैं वह अलग अलग हैं। एक ही विषय में अलग अलग स्किल्स जो होती हैं वे आपकी आ जाती हैं इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक ही चीज के अंदर आप बहुत सारे स्किल्स को सीख रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समेकित अधिगम का आधार कौशल एवं दक्षता अर्जन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल एंड स्किल्स एक्विजिशन। बताओ जरा, कौशल और दक्षता अर्जन आपका किससे जुड़ा हुआ है। बहिर्विषयी अधिगम से, अंतर विषयी से, अंतर विषयी से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो अगर हम बात करें कौशल और दक्षता अर्जन, तो ये आपका जुड़ा हुआ है बहिर्विषयी से, जिसे हम बोलते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी या फिर एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक में प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा का आधार निम्नलिखित में से कौन सी मनोवृत्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटीट्यूड ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इन अ चाइल्ड। अगर बच्चे में अभिप्रेरणा और प्रेरणा की बात करें तो उसका जो मेन आधार होता है वे होता है बच्चे की रुचि, बच्चे का इंटरेस्ट।
बच्चे का अगर उस चीज में इंटरेस्ट है तो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आना तो जायज ही है, ये आ ही जाता है। तो राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बालकों व विद्यार्थियों में मोटिवेशन लेवल बढ़ाने संबंधी सहायक क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? Which one of the following is not true regarding auxiliary activities to increases the motivation level in boys and students? देखिए, बच्चों के अंदर हमें मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना है, तो इसके लिए कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा गलत लिखा हुआ है, ये बताना है। दुर्बल पक्षों के निर्माण की प्राथमिकता, प्रायोरिटी टू बिल्ड वीक साइड्स, सुरक्षित व रचनात्मक वातावरण, ये तो मोटिवेशन बढ़ाएगा ही। सेफ एंड क्रिएटिव एनवायरनमेंट, स्वयं मूल्यांकन और पुरस्कार, ये भी मोटिवेशन बढ़ाता है। सेल्फ असेसमेंट एंड रिवॉर्ड्स, विद्यार्थी सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएगा। लेकिन दुर्बल पक्षों के निर्माणता की प्राथमिकता नहीं होती, यहां पर बात करते हैं हम सबल पक्षों के निर्माण की प्राथमिकता के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने संबंधी रणनीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? विच ऑप्शन इज फॉल्स रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम? अब क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं है तो उसे हमें रोकना है, क्या करेंगे? अनावश्यक व प्रतिकूल कार्य, अनावश्यक या प्रतिकूल कार्य से तो डिसिप्लिन नहीं रुकने वाला, इससे तो और बढ़ेगा ही, तो यही सही है, क्योंकि असत्य पूछना है ना, इससे डिसिप्लिन नहीं रुकेगा। व्यस्तता से रुक जाएगा, बच्चे व्यस्त रहेंगे, उन्हें विश्वास रहेगा या फिर हम उनकी प्रशंसा करें। सुनियोजित व स्पष्ट क्रियाकलाप से भी अनुशासन रुक जाता है, अनुशासनहीनता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगर आप अननेसेसरी और अनफेवरेबल वर्क दोगे तो इससे तो अनुशासनहीनता बढ़ेगी ही, कम होने की जगह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22 की तरफ। ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार से अधिगम के द्वार हैं? द सेंस ऑर्गन्स आर द गेट्स ऑफ लर्निंग फॉर व्हाट रीजंस? अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो रंग, आकार, बनावट आदि में बोधन से, ये हमें हमारी सेंसेस से ही पता चलता है कि किसी चीज का कलर क्या है, आकार क्या है और उसकी बनावट किस तरह की है। प्रारंभिक आयु में देख, सुन व रख कर धारणा करना, देखना, सुनना, ये जो चीजें होती हैं ये आपकी सेंसेस के माध्यम से ही आती हैं। संवेदना एवं प्रत्यक्ष ज्ञान भी आपकी सेंसेस के माध्यम से ही आता है। तो इन तीनों के कारण ही जो संवेदना है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वे अधिगम के द्वार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट जीन पियाजे, द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल आर, प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी कब रहेंगे? मैं इनकी एज लिख देता हूँ। ये होती है आपकी 0 से 2, ये होती है आपकी 11 से 14, ये होती है आपकी 2 to 7 और ये होती है आपकी 7 to 11। ठीक, जो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होते हैं वे होते हैं 6 से 14 साल की उम्र वाले। अब 6 से 14 को ज्यादा से ज्यादा कवर कौन कर रहा है? ये तो सिर्फ 4 साल को ही कवर कर रहा है। ये बात करें तो अगर 6 से 14 की बात करें तो 6 से 14 में से तो एक ही साल आ रहा है। इसकी बात करें तो ये लगभग 4-5 साल को कवर कर रहा है। तो प्राथमिक विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें माना जाता है कि ये होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बात करते तो वहां पर आपका अमूर्त संक्रियात्मक आ जाता। कब? जब उच्च प्राथमिक कक्षा या माध्यमिक कक्षा की बात करते तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। माध्यमिक तो हालांकि और ऊपर ही चला जाता है। 24 है, शिक्षण अधिगम सामग्री वर्गीकरण के अंतर्गत श्यामपट्ट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ब्लैक बोर्ड अंडर टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लासिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, ब्लैक बोर्ड किसके अंतर्गत आएगा? प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, स्थूल या फिर संग्रहित सामग्री? क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, प्रक्षेपित के अंदर आपके प्रोजेक्टर वगैरह आ जाते हैं, ये आता है आपका अनप्रोजेक्टेड मटेरियल के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में होता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट बोथ
एट व्हाट स्टेज डज द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक तरह से रॉन्ग क्वेश्चन है, इसे सही तरह से बनाया नहीं गया है। हम ये कैसा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में चरम सीमा पर होता है, यानी कि कंप्लीट हो चुका होता है, तो हम कह सकते थे कि इसका राइट आंसर है औपचारिक संक्रिया काल। लेकिन बुक में इसका आंसर दिया हुआ है शायद स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे हम रॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में करेंगे या फिर हम इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास तो हर अवस्था में हो रहा है, तो हर अवस्था में अपने अपने हिसाब से हो रहा है, किस अवस्था में ज्यादा होता है, किस अवस्था में किस तरह का होता है, ये पूछते तो हम ए लगा देते, नहीं फिर हम उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेते। ठीक है, हालांकि ये मैंने दे रखा लेकिन मैंने बता दिया इनकम्प्लीट और रॉन्ग क्वेश्चन में से है। 26, एक अध्यापक को मित्रवत बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सहायता करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हेल्प इन मेकिंग अ टीचर फ्रेंडली। टीचर फ्रेंडली बनने के लिए आपको कौन सी सामग्री का यूज करना पड़ेगा? देखिए, आपको आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करना होता है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी सहायक सामग्री जो हम एसेसरीज होती है यही आपकी टीएलएम्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों को आकर्षित करती हैं क्योंकि एक्सिलरी लर्निंग मटेरियल्स अट्रैक्ट चिल्ड्रंस बिकॉज। ये क्यों करती है बच्चों? एक्सिलरी नहीं आएगा यहाँ पर आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों को आकर्षित क्यों करती हैं? ये भड़कीले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि इन पे अटेंशन बहुत जल्दी चली जाती है। भिन्न भिन्न रंग रूप के होते हैं, ये भी सही है। गति व गंध वाले होते हैं, ये भी ठीक है। तो सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सारी ही क्वालिटीज होती हैं टीएलएम्स की, इसलिए ये बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। 28, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक रूप से अधिगम सहायक सामग्री मानी जाती है? Which of the following is considered as an qualitative learning aid material? क्वालिटेटिव लर्निंग एड कौन सा, ये बताना है हमें। पासा छड़ी, मोती डाइस, प्लेस कार्ड या फिर उपरोक्त सभी, बताओ। अगर हम लर्निंग मटेरियल की बात करें तो ये सारे के सारे ही आपके क्वालिटेटिव लर्निंग मटेरियल हैं जिनका हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन दृश्य एवं श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में परिगणित की जा सकती है? जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, ठीक है, विजुअल भी हो एंड ऑडियो भी हो। तो रेडियो की बात करें तो रेडियो को तो सिर्फ सुन सकते हैं, ऑडियो हो गया। टीवी आपका ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है। कंप्यूटर आपका ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है। चार्ट जो होता है ओनली विजुअल होता है। तो बी एंड सी राइट आंसर रहेगा। बी एंड सी है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रीय भ्रमण, प्रदर्शन एवं पर्यटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? बताइए। प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, अनुभवात्मक या फिर श्रव्य दृश्य। देखो, जब बच्चा क्षेत्रीय भ्रमण पर जाता है, प्रदर्शन करता, किसी चीज को देखता है या पर्यटन पे जाता है, तो वहां से उसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक्सपीरियंशियल जो होती है, अनुभवात्मक सामग्री होती है, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, कक्षा में विद्यार्थी को अच्छा, औसत और कमजोर के रूप में वर्गीकृत करने के आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? हालांकि ये करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो, अगर हो तो किस आधार पर हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अ स्टूडेंट इज गुड, एवरेज एंड वीक इन द क्लास? रुचि, योग्यता, गति या फिर व्यक्तिगत कारण, बताओ। देखो, अगर हम बच्चे को अच्छा, औसत और कमजोर में वर्गीकृत कर रहे हैं तो रुचि नहीं होगा, गति नहीं होगा और व्यक्तिगत नहीं होगा। इसका रीजन होगा उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन, कि वह किस तरह की योग्यता रखता है अपने विषय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, विद्यार्थी को तीव्र बुद्धि, मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि के रूप में आकलन करना उसके सीखने की क्या है? देखिए, कोई बच्चा तीव्र बुद्धि है, शार्प इंटेलिजेंस है, मतलब है जल्दी सीख जाएगा। मॉडरेट है तो एवरेज टाइम लेगा सीखने में, और जो रिटार्डेड है तो इसे सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये निर्भर करता है इनकी सीखने की गति पर, कि इनके सीखने की गति क्या है। जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है वह तीव्र बुद्धि वाला, जो एवरेज जिसकी स्पीड होती है वह मध्यम बुद्धि वाला,
और जिसकी स्पीड बहुत ही कम होती है तो वे आपका रिटार्डेड के अंदर चला जाता है। राइट आंसर ए रहेगा। 33, देश के सभी राज्यों में नामांकन आधारित शिक्षण चयन की नीति अपनाई जिसमें विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर हम टीचर स्टूडेंट रेशो की बात करें तो स्टूडेंट टीचर रेशो जो होता है वो 1:30 का होना चाहिए आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक में कुछ और देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो रेशो है वो 1:30 का ही होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक विद्यालय में न्यूनतम 80 या उससे कम बच्चे होने पर न्यूनतम कितने शिक्षक का प्रावधान है। अगर 80 या उससे कम बच्चे होते हैं तो कितने टीचर्स को हमें वहां पर रखना चाहिए, 1, 2, 3 या 4। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार बात करें तो 2 टीचर, और वैसे अगर हम बात करें तो 3 टीचर। ठीक, तो राइट आंसर इसका बी ही आएगा क्योंकि 80 से कम है तो हम 2 टीचर। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो 3 की तरफ जा सकते थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार कितने बच्चे नामांकित होने पर विद्यालय में 3 शिक्षक की अनिवार्यता मानी गई है। देखिए 3 शिक्षक की अनिवार्यता जो मानी गई है ब्लैक बोर्ड के अनुसार मानी गई है 90 बच्चे। अगर 90 बच्चे हो जाते हैं तो आप 3 टीचर वहां पर रख सकते हैं क्योंकि एक टीचर के अंडर में फिर 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निम्नलिखित में से कितना है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यार्थी स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो 1:30 का है। 1:30 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये वाला हो सकता है कि देश के सभी राज्यों ने इसको 140 माना हो इसलिए इसका आंसर 140 बुक में दिया हो, बट आज के टाइम पे 130 चलता है। इसका 130 हो जाएगा, इसका 130 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 है, 200 से अधिक विद्यार्थी वाले प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निम्नलिखित में से कितना है। व्हाट इज द स्टूडेंट टीचर रेशो इन अ प्राइमरी स्कूल विथ मोर देन 200 स्टूडेंट। अगर 200 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो जो रेशो है वो आप 140 तक पहुंचा सकते हो, लेकिन 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1:40 का रेशो हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर पर हम 40 बच्चे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी शिक्षक अनुपात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितना रखा गया। ये कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी में हमें 130 तो रखना ही है, लेकिन अगर हम उच्च प्राथमिक पर इसी अनुपात को 1:35 पर भी ले जा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35। 39, जंगली आदिवासी सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुकक्षा स्थिति क्यों बनी है। वाई इज द कंडीशन ऑफ मल्टी क्लासेस एजुकेशन मेंटेन्ड इन वाइल्ड, ट्राइबल एंड रिमोट रूरल एरिया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। संचार तंत्र की कमी, लेक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, आवासीय सुविधा की कमी, लेक ऑफ रेसिडेंशियल फैसिलिटी, सुविधा भोगी प्रवृत्ति, फैसिलिटेटर टेंडेंसी, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। देखो अगर हम दूर दराज के इलाके की बात करें तो वहां पे संचार तंत्र की कमी तो होती ही होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम कम होता है, आवासीय सुविधा की भी कमी होती है, और वहां पर सुविधा भोगी प्रवृत्ति जो होती है, मीन्स वहां पे जो फैसिलिटीज होती है वे उन्हीं में रहना सीख जाते हैं। तो राइट आंसर फिर ऑल ऑफ द एबव रहेगा। इन सभी रीजन की वजह से बहुकक्षा की स्थिति बन जाती है, क्योंकि वे लोग जो होते हैं, बहुकक्षा मतलब यह है कि एक क्लासरूम है और इसी क्लास में फर्स्ट क्लास का बच्चा ही बैठा है, सेकंड का भी बैठा है और थर्ड का भी बैठा है। बहुकक्षा शिक्षण को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है NIOS वाली सीरीज में कि किस किस तरह से हम बहुकक्षा लगा सकते हैं। जैसे वहां पर हमने बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को हम साथ में बैठा सकते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास के बच्चों को साथ में बैठा सकते हैं, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में विशेष हस्तक्षेपी कार्यक्रम का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल इंटरवेंशन प्रोग्राम। स्पेशल इंटरवेंशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कुछ अलग से चल रहे होते हैं, जैसे ड्रॉप आउट्स ब्रिज कोर्स। जो ड्रॉप आउट है उनके लिए आप ब्रिज कोर्स चला रहे हो ताकि वह भी मुख्य धारा में आ सके। बालिका आएगा इसका, बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा। माइग्रेट स्टूडेंट्स प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं उनके लिए विशेष प्रोग्राम। ये सारे ही स्पेशल इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंदर आएंगे।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह के लगते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको क्लास से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन और PDF मिलते रहेंगे। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।